हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। मैं विपिन सर और आप लोगों को का जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आप लोग केमिस्ट्री के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब आपके पास बायोलॉजी के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। आज से बायोलॉजी की सीरीज प्रारंभ होती है। आज के इस वीडियो से बायोलॉजी आपके पास आते रहेंगे, किसी केमिस्ट्री आते रहेंगे और उसके बाद में आपके पास फिजिक्स के बीच क्वेश्चन आते रहेंगे। जनरल साइंस ऐसी चीज है जहां पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बेटा आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में करेंगे, हर एक कंपटीशन में जनरल साइंस जरूर पूछी जाती है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज से। आज का आपका पहला वीडियो और पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है बायोलॉजी का, जिसमें आपका बहुत सारी सीरीज पढ़ाने हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, 2-4 हजार पहुंच जाएंगे क्वेश्चन। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। विटिकल्चर के द्वारा किसे, पहला क्वेश्चन आपका है विटिकल्चर के द्वारा किसे उत्पादित किया जाता है? तो आपका है सिल्क है, केचुआ है, शहद, अंगूर। विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2 है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है। वर्मी कल्चर में कौन से वर्म का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका अर्थवर्म होता है, जिसका प्रयोग वर्मी कल्चर में किया जाता है। जेरेंटोलॉजी किससे अध्ययन? जीरो, जेरेंटो मतलब जीरो, जिसके पास चलने फिरने की ऊर्जा न बचे, जीरो हो जाए वो, तो उसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी में बच्चों का नहीं, महिलाओं का नहीं, त्वचा की बीमारी नहीं, वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। बूढ़े लोगों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या कहलाती है। देखो भैया, वही क्वेश्चन का है, सेम टू सेम है। इसका भी आंसर आपका जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन, वृद्ध एवं जेरेंटोलॉजी। समझ में आएगी नहीं? एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडो मतलब मिट्टी से होता है, पेडो का मतलब मिट्टी, और लॉजी माने आप जानते हैं अध्ययन होता है, स्टडी होता है। तो पेडोलॉजी में मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब बोन से होता है और लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो ऑस्टियोलॉजी यानी बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। नाम से ही सर्प और सर्पेंट है ना, एक ही जैसे हैं। सर्पेंटोलॉजी सर्पों के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जिन्हें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती और वो केवल जल में ही तैयार हो जाते हैं। ऐसे पौधों को हाइड्रोपोनिक्स प्लांट कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपका पहला अध्ययन आता है हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन, अर्थात मृदा के बिना, मिट्टी के बिना पादपों का संवर्धन किया जाए, पादपों को तैयार किया जाए। ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद में आपका आता है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है, जीवन उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान किया जाता है। आई बात समझ में? ऐसा अनुमान किया जाता है। क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? ये आपके पास 9 क्वेश्चन हो गए और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। पुराना से मतलब होता है जो सबसे पहले विकसित हुआ हो, आद्य प्रकार का हुआ हो, है ना, बहुत पहले विकसित, सबसे पहले कोई जीव ना आया हो, सबसे पहले उसी का विकास हुआ हो, उसे पुराना की जगह आद्य भी लिखा जा सकता है ना। तो आपका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 11 है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। अब आप जानते हैं जंतु विज्ञान जीवों का अध्ययन यानी जंतुओं का अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ और कह रहे हैं, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत दोनों जंतुओं का, केवल, हाँ यही होगा ऑप्शन, क्योंकि जंतु विज्ञान है, अगर वो वनस्पति होता तो जीवित या मृत वनस्पतियों का हो जाता। तो आपका ऑप्शन सी सही है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीट यानी देखो एंटोमोलॉजी, एंट माने आंट, आंट माने होता है चींटी, चींटी का मतलब होता है कीट। चींटी क्या है? एक प्रकार का कीट है। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। जननांकिकी इकोलॉजी चूंकि पर्यावरण का अध्ययन करता है, जेनेटिक्स आनुवंशिकी रोगों का अध्ययन करता है, आनुवंशिकता के बारे में बताता है, और वायरोलॉजी आपका विषाणुओं के बारे में अध्ययन करता है। जननांकी एक ऐसा है जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स। एथनोलॉजी ऐसा है जो संस्कृत के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है ना। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत, पेलियो से मतलब होता है जीवाश्मों का और वनस्पति मतलब पादप। तो जिस ऑप्शन में पादप जीवाश्म लिखा होगा वही आपका सही होगा, है ना। तो जंतु जीवाश्म नहीं होता है, शैवाल नहीं होता है, फफूंदी नहीं होता, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर हुआ। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। क्वेश्चन नंबर 18 है रेशम कीट पालन कहलाता है। भैया देखो अभी आया था पीछे इस तरह का शब्द, है ना, विटीकल्चर पहला क्वेश्चन था। अब आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि रेशम कीट पालन कहलाता है। देखो एपीकल्चर ऑप्शन दिया हुआ है। एपीकल्चर जो है उसे मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। किसको कहेंगे? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहेंगे। नंबर बी है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में नहीं किया जाता। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है रेशम की कीट के पालन को कहते हैं। और पिसीकल्चर जो है, पिसीकल्चर में मछलियों का, फिशेस का वर्णन किया जाता है, फिशेस का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में। तो एपीकल्चर मधुमक्खियों का होता है, पिसीकल्चर आपका मछलियों का अध्ययन होता है, सेरीकल्चर रेशम कीट का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अब देखो वही बात आ गई, अभी मैंने बताया था एपीकल्चर में, है ना, आंसर यही होगा। सेरीकल्चर में ये रेशम कीट के पालन को कहते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू माने ऊतक होता है, ऊतकों का संवर्धन, ऊतकों का डेवलपमेंट किया जाता है इसमें। एपीकल्चर जो है आपका मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं। पिसीकल्चर आपका क्या होता है? मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर, सॉरी पिसीकल्चर, मछलियों के पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर नहीं भैया, फ्लोरिकल्चर नहीं होता है। पोमोलॉजी नहीं होता है। हार्टिकल्चर नहीं होता। ओलेरीकल्चर, और सब्जी ओलेरी माने सब्जियों से होता है, तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों को अध्ययन किया जाता है। या कह दें जिन पौधों से सब्जियां प्राप्त होती हैं जिन पौधों से सब्जियां प्राप्त होती हैं या सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 डार्विनवाद द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विनवाद द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या था कि प्रकृति जिसका अध्ययन करेगी, जिसको चाहेगी उसे रखेगी, प्रकृति जिसका चयन करेगी वही अपने वंश को आगे बढ़ाएगा, अन्यथा जीवन संघर्ष में मारा जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या दिया? तो ओवर प्रोडक्शन मतलब होता है अत्यधिक संतानोत्पत्ति, अर्थात अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना। स्ट्रगल फॉर इंसेक्टिसेंस एंड वेरिएशन यानी वातावरण के प्रति जीवन संघर्ष एंड विभिन्नताएं। समझ आई? ये विभिन्नताएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं या निरर्थक भी होती हैं। ठीक है। और नंबर 3 है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेगा, जो अपने आप को जीवन संघर्ष में सफल कर लेगा, वही जीवन को आगे बढ़ाएगा। ये सभी तो भैया ये तीनों बातें जो है प्राकृतिक वर्णवाद में कही गई हैं, इसलिए आपका यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वैसे विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत स्पेंसर नहीं है,
डार्विन नहीं है, वालाशे नहीं है, हक्सले ने तो जीवद्रव्य के बारे में बताया है, तो डार्विन ने दिया था। वैसे जीवों के अध्ययन का जो सर्वप्रथम विकास का सिद्धांत है वो मिस्टर लैमार्क ने दिया था, लेकिन यहाँ पर लैमार्क ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपके डार्विन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने कहा था डार्विन ने, लैमार्क ने। देखते हैं कौन सही होता है, न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन एंड लैमार्क। तो भैया कौन सही है, आपके लैमार्क सही है। क्लियर, लैमार्क सही है। लैमार्क ने जीवों के बारे में सर्वप्रथम बताया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत हक्सले ने जीवद्रव्य के बारे में बताया। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया है। डिब्रीज ऐसे हैं जिन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया है। ठीक है ना, जिन्हें डिब्रीज ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके, कहा जा रहा है कि विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन और प्राकृतिक वरण। भैया प्राकृतिक वरण का मतलब है इसमें जीवन संघर्ष आता है। जो जिसे प्रकृति अपना चुनेगी आगे के भविष्य के लिए वही जीवित रहेगा, बाद बाकी जीवित कोई नहीं रहेगा। आई बात समझ में, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपके ये 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जो आपके 25 क्वेश्चन की सीरीज में बना रहा हूं। 25 करके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। आप अगर चाहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, और आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे सक्सेस हो सकते हैं आगे कंपटीशन में, एसएससी, नीट, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, ईटीसी, है ना। और मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं भैया, तो एक लाइक तो बनता ही है ना। और उसके अलावा आप कमेंट्स भी करिएगा, ये जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू, जय।